प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत चित्र वर्णन का अभ्यास करेंगे और हम यह देखेंगे कि चित्र वर्णन क्या होता है। सबसे पहले हमको यह पता करना है कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। चित्र का मतलब पिक्चर। आपने अपने आसपास बहुत से पिक्चर को देखा होगा, बहुत सी फोटो को देखा होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको वाक्य में लिखें, तो आप उतना अच्छा वर्णन नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, या आपको पूरे नंबर चाहने के लिए आपको जिस तरह से उसका वर्णन करना होता है। ये देखिए कि जब हम किसी वस्तु, घटना अथवा चित्र को देखकर, अब ऐसा नहीं है कि खाली चित्र जो फोटो है उसी को देखेंगे, नहीं। अगर हमारे पास कोई अच्छी सी वस्तु है, या हम कहीं घूमने गए हैं, या हमारे साथ कोई अच्छी या बुरी घटना घटी है, तो या हमने मान लो अपनी मनपसंद पिक्चर ही देखी है, तो किस तरह से क्रमानुसार हम ऐसा कैसे उसको वर्णन करें कि सामने वालों को ऐसा लगे कि मानो वह उसके साथ घटित हो रहा है या वो उसको अपने सामने देख रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अपने विचार, अपने भाव और अपनी कल्पना, सबसे बड़ी बात इसमें है कि चित्र वर्णन में ऐसा नहीं है कि हमको रटी रटाई भाषा प्रयोग में करनी होती है, हम अपनी कल्पना का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो कल्पना के अनुसार जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, तो वह क्या कहलाता है? चित्र वर्णन। क्या कहलाता है बच्चों? चित्र वर्णन। अब आइए देखें कि चित्र वर्णन का उद्देश्य क्या होता है। आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर चित्र वर्णन क्यों करें हम। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, पर उसको कैसे हम प्रस्तुत करें, इसका सबसे अच्छा माध्यम है चित्र वर्णन। मन के भावों का और विचारधारा का बोध होना चित्र वर्णन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विचारधारा का बोध मतलब समझना कि आप उस चित्र को देखकर या आप किसी भी चीज को देखकर क्या समझ रहे हैं। दूसरा है ज्ञान, बुद्धि, कौशल, भाषा। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपके अंदर लिखने की कुशलता का अभ्यास, किस तरह से आप उसको अपना सब प्रकट कर पाए, तो यह सबसे बड़ा उद्देश्य है चित्र वर्णन का। तीसरा है इसका कि वाक्य की संरचना। बेटा, आप लोग बचपन से ही छोटे छोटे वाक्यों को आपको उसमें बनाना सिखाया जाता है, पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके वाक्य में शब्दों का और जिस तरह से व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध होना चाहिए, यह सब चीजें जब आप चित्र वर्णन करते हैं तो उसमें आपकी वाक्य की संरचना मतलब वाक्य का बनावट, वाक्य की बनावट की कुशलता का विकास होता है। उसके बाद आपकी जो लेखन शैली है, लिखने की कुशलता होती है। आप कोई भी चीज पेपर लिखते हैं, अगर आप परीक्षा देते हैं तो लिखते हैं ना हर चीज, तो लिखने की शैली किस प्रकार से आपकी लेखन शैली इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए। तो ये सब चीजों का जो अगर आपको अभ्यास करना है तो आपको चित्र वर्णन का जो है अभ्यास करना होगा, जिससे आपकी लेखन शैली सुदृढ़ होगी, यानी बहुत मजबूत होगी। और उसके बाद और महत्वपूर्ण क्या है इसके लिए? आपकी कल्पना का विस्तार होगा, क्योंकि कोई भी चित्र देखकर एक अगर आपने कोई पिक्चर देखी तो आपका जो मित्र है वो उसके विषय में कुछ और बोलेगा, पर आपका जो विचार होगा वो थोड़ा अलग हो, यानी हम सब की कल्पनाएं, हम सबके सोचने का जो ढंग होता है वो अलग अलग होता है। तो चित्र वर्णन के उद्देश्य ये है कि आपकी कल्पना का विस्तार हो, यानी एक व्यक्ति की भावनाएं अलग हो और दूसरे की अलग हो। इससे क्या है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो आप सोचते हैं, रटी रटाई बात को छोड़कर आप अपनी कल्पना का उससे विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि चित्र वर्णन करते समय, जब आप चित्र वर्णन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब आप चित्र को कोई देखें
तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लग रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, भवन दिखाई दे रहा है या कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो क्या है उसको आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप एक जगह लिख लें, पॉइंट में उसको एक जगह नोट कर लें, जिससे कि जब आप चित्र वर्णन करना प्रारंभ करें तो कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु उसमें से वर्णित करने के लिए छूट ना जाए। चित्र में दिखाए गए प्राणी अथवा अन्य वस्तुओं के मनोभावों को गहराई से समझना चाहिए। अब आपको मान लो चित्र में आपको एक लड़का दिखाया गया या कोई बच्चा दिखाया गया, तो आप ध्यान से देखें उसके चेहरे के जो भाव हैं वो कैसे हैं, उसको गहराई से आप समझें। उसकी गहराई को आपको सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है चित्र में। उसके बाद जो आपने ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं उसके आधार पर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अपनी भाषा में शुद्ध, जहां तक हो सके छोटे और अच्छे वाक्य बनाइए। ज्यादा लंबे और जो है कठिन वाक्यों से आपको बचना चाहिए। अच्छा, आप देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि वाक्य की जो रचना होती है वो क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार का मतलब एक के बाद एक, क्रमशः। ऐसा नहीं है कि आपने अंतिम जो लाइन होनी चाहिए वो आपने पहले लिख दी, जो पहली वाली लाइन है वो आपने सबसे अंत में लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य की जो रचना है वो क्रम के अनुसार, यानी सबसे पहले आप देखिए कि जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु जो लिखे ना उसी के आधार, अगर आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेंगे तो आपके वाक्य जो अपने आप ही क्रमानुसार हो जाएगी, अपने आप ही लाइन वाइज वो होती रहेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यदि आप क्रमानुसार चित्र वर्णन करेंगे तो आपका जो चित्र वर्णन है बहुत प्रभावशाली होगा। उसके बाद चित्र वर्णन की जो भाषा मैंने अभी आपको बताया कि जटिल भाषा से आपको बचना चाहिए। कठिन शब्दों का जो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द लिखने में आपको आपकी गलती हो जाएगी, तो उसको छोड़कर बहुत सारे हमारे पास, इसीलिए जो भाषा है या जो व्याकरण उसमें दिखाया था पर्यायवाची होते हैं, विलोम होते हैं, तो बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड शब्द हो गए। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको एक शब्द लिखना नहीं आता तो हम उसका जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो भाषा जो है जहां तक हो सके उसको सरल रखिए। और असंगत भाषा, असंगत यानी जो भाषा आपके चित्र वर्णन से संबंधित नहीं है, यानी कहीं की चीज उठाकर उस चित्र वर्णन में नहीं लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार असंगत भाषा से आपको बचना चाहिए और आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए सुबोध होनी। सुबोध का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को वो अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाए, उसको समझ में अच्छी तरह से वो भाषा आ जाए। उसके बाद आपको बताया जाता है कि चित्र वर्णन वही 25 से 30 शब्दों में, ज्यादातर यही होता है कि 25 से 30 शब्दों में आप इस चित्र का वर्णन करिए। तो आप जरूर शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा का ध्यान से मतलब है आपका कि हमेशा ऐसा ना हो कि आप इतना लंबा लिख दें कि आप वो चित्र वर्णन छोड़कर वो अनुच्छेद हो जाए। इसीलिए बताया गया है आपको कि भाषा जो है उस पर आपको ध्यान देना है और ऐसे शब्दों का चयन करना है जो आपके चित्र वर्णन को प्रभावशाली बनाए, और जो आपकी शब्द सीमा है उसका वो आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि चित्र का वर्णन जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक होना चाहिए यानी वो जो चित्र में दिखाया गया है वही होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि फालतू की बेकार की आप जो है और कहीं की बातों को उसके अंदर भर दें कि ये बड़ा हो जाए या इसकी बीच में इसमें कोई ऐसा नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आपको जो वर्णन है वो स्वाभाविक रखना चाहिए। असंगत भाषा मैंने पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ कि असंगत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपका जो वर्णन है बहुत स्वाभाविक, बहुत सरल, बहुत सुबोध होना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक चित्र वर्णन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहले हमने देखा कि हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमको विद्यालय का भवन दिखाई दे रहा है, हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, हमको ये अध्यापिका दिखाई दे रही हैं, हमको ये पौधे रखे दिखाई दे रहे हैं, हमको ये लड़कियां और लड़के दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में हमने देखा क्या क्या है। देखो ये एक बच्चा एक यहाँ पर सिंचाई कर रहा है,
ये कुछ बच्चे यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस तरह हमने बहुत सारे चीजों को देखा। हमने देखा चारों तरफ हरियाली है, सुंदर वातावरण है, और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है ये हमने अपने दिमाग में बैठा लिया, ये हमने एक जगह लिख दिया। अब हम देखो मैंने चित्र वर्णन किया है। यह चित्र एक विद्यालय का है। देखो सामने हो गया विद्यालय लिखा हुआ आपको, जहां चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। हो गया, दिख रहा है आपने चारों तरफ तो हरियाली है। बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण आपने देखा, ये बच्चे पौधे लगा रहे हैं। अध्यापिका उन बच्चों को निर्देश दे रही है। अब देखो बात कर रही है ना, तो आपको लग गया कि ये निर्देश रही, कुछ तो ये बता रही है बच्चों को। वृक्षारोपण करते हुए बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों की मनोभावों को मैंने पढ़ा, तो यानी कि बच्चे बहुत खुश हैं। विद्यालय का भवन बहुत विशाल है। विशाल तो है क्योंकि देखो आगे इधर बिल्डिंग है, पीछे ये ग्राउंड है, तो हमने देखा कि विद्यालय का जो भवन है वो बहुत विशाल है और सुंदर है, क्योंकि साफ सुथरा है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है हमें, तो हमने कहा ये सुंदर है। कुछ बच्चे पौधों में पानी भी दे रहे हैं। देखिए ना, दिखाई दिया आपने कि यहाँ पर ये बच्चा पौधों को पानी दे रहा है, किधर पानी दे रहा है। वहीं पर पीछे कुछ पौधे रखे दिखाई दे रहे हैं। अब हमने देखा, आपको पहले मैंने बताया कि मैंने मुख्य बिंदुओं को लिख लिया था कहीं, तो ये देखो पीछे ये पौधे जो है आपको रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। आपने देखा सब बच्चे, क्योंकि विद्यालय के सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है। देखा आपने, बच्चों में 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। हमने देख लिया कि इन्होंने छोटी बनाई हुई है, तो ये लड़की हो सकती है, और ऐसे है तो ये बच्चे लड़के हैं। विद्यालय के आसपास हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं। देखा ना हमने, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, हरा भरा है, यहाँ पर ग्रास यहाँ पर है, यहाँ छोटे छोटे पौधे जो है पौधे हैं, यहाँ बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत करीने से लगे हुए हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। अब हमको ऐसा है कि हमको ये चित्र जो है वो बहुत साफ सुथरा और बहुत समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अगर आपको किसी चित्र में ये पता है, आप बिल्कुल पूरी तरह से आपको ये पता है कि इसमें क्या उद्देश्य है इसका, तो ही आप लिखेंगे उद्देश्य। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो वृक्षारोपण करने से वातावरण शुद्ध होता है और प्रदूषण का नाश होता है। यह चित्र हमें वृक्षारोपण का महत्व समझाता है। आपको समझ में आ गया कि बच्चे लगा रहे हैं, विद्यालय में कार्य हो रहा है, इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को हम समझ रहे हैं। अब हमने, चूंकि हमको ये बिल्कुल पता है, ये बिल्कुल हमारे सामने क्लियर है कि ये चित्र किस चीज का है, इसका क्या उद्देश्य है, इसलिए हमने एक स्लोगन लिख दिया कि वृक्ष लगाओ, धरा को सुंदर बनाओ। अभी जरूरी नहीं है कि आप स्लोगन लिखिए। अगर आप, मैंने पहले भी कहा, अगर आपका चित्र इतना आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको उसका उद्देश्य पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार हमारा चित्र वर्णन जो है पूरा हो गया। अब मैं आपको ये 2 चित्र दे रही हूं, इन दोनों चित्रों का आप इसमें से देखेंगे और इन दोनों चित्रों का अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।